दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ राजनीति और कुछ मीडिया की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिस्टर असित नाथ तिवारी, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं और हमारे साथ उनका एक पुराना रिश्ता रहा है, हमारे सहकर्मी रहे हैं और देश के नामी न्यूज़ चैनल्स में काम कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल असित जी जो हैं मीडिया को छोड़ चुके हैं और अपनी राजनीतिक पारी का आगाज़ कर चुके हैं। तो हम उनसे उनके पुराने सफ़र और नई पारी के बारे में बात करेंगे। असित जी को बहुत बहुत नमस्कार। बड़ी खुशी हुई सर, आपके साथ बैठा हूँ। जी में आप मेरे बॉस हुआ करते थे और मैं आपका सहयोगी था, सहकर्मी था, याद है मुझे। जी असित जी, क्या चल रहा है आजकल? देखिए, बड़ा ही सामान्य सा जीवन है और सामान्य सा जीना मैं हमेशा पसंद करता रहा हूँ। हिंदी साहित्य में रुचि है तो कहानियां कविताएं पढ़ता रहता हूँ और अब चूंकि नौकरी छोड़ दी है और राजनीतिक पारी शुरू हो गई है तो राजनीतिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त असित जी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और जिस बात के लिए, जिस चीज़ के लिए वो जर्नलिज्म में जाने जाते थे, उसी चीज़ के लिए वो पॉलिटिक्स में भी जाने जाते हैं। अपनी बात को मजबूती से रखना बखूबी जानते हैं असित जी। सामान्य है सर, सब कुछ देश में जैसे सामान्य लोगों का जीवन चल रहा है। पेट्रोल खरीदने की हिम्मत नहीं हो रही है, समझ नहीं पा रहे कि अगर गैस अचानक खत्म हो गया तो फिर क्या इंतजाम करेंगे, कहां से पैसे लाएंगे गैस सिलेंडर लेने के लिए। और इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि पता नहीं आज कौन मेहरबान हो जाए और गैस सिलेंडर पर अचानक 100-150 रुपए कीमत किस तरह की गतिविधियों में आजकल आप अपना वक्त बिता रहे हैं? एक चीज तो है सर, देखिए, पत्रकार रहते हुए जितना राजनीति को हम लोग समझ पाते हैं, हम तमाम पत्रकार, राजनीति उससे बहुत आगे बढ़कर कोई चीज है। वो ऊपर से देखने में जितनी आसान लगती है, सरल लगती है, राजनीति चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो उतनी आसान नहीं होती, उतनी सरल नहीं होती। और सही मायने में ये राजनीति ही होती है सर यहाँ। तो हम लोग जो चैनलों में नौकरी के समय कहते थे ना कि यार हमारे यहाँ बड़ी राजनीति है, नहीं, हम लोग बड़े भ्रम में रहते हैं सर। वहां तो राजनीति बड़े छोटे स्तर की होती है। वहां तो समझिए राजनीति बहुत छोटे स्तर की, राजनीति तो यहाँ राजनीति में होती है जी। तो सीख रहा हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ इधर अभी। अच्छा, इंटर्नशिप चल रही है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में? जी। एक नया घटनाक्रम हुआ है ऐसे जी, कन्हैया कुमार जो कि देश और विदेश में भी अपने बोलने की कला के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल ही में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या इससे फर्क पड़ने वाला है? कन्हैया जी के आने से फर्क पड़ने वाला है। कन्हैया जी कौन है? कन्हैया जी की पहचान है एक तानाशाही हुकूमत से टकराने वाले आदमी के शख्स पर के तौर पर। कन्हैया कुमार की पहचान है संघर्ष करने वाले एक युवा की। कन्हैया कुमार की पहचान है देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, जहां सबसे अच्छे बच्चे पढ़ने पहुंचते हैं, उनका अध्यक्ष रह चुके हैं वो। और लगातार जुल्म हुए, सितम हुए, मुकदमे हुए, पूरा का पूरा तंत्र उनको बदनाम करने पर जुटा रहा, लेकिन वो आदमी पीछे नहीं हटा, वो आदमी डटा रहा। तो ये जो गांधीवादी तरीका है एक तानाशाह से लड़ने का, ये कन्हैया जी को थोड़ा अलग करता है बाकी लोगों से। और मुझे लगता है कि बहुत पहले उनको कांग्रेस में आ जाना चाहिए था, लेकिन अब वो कांग्रेस में आए हैं तो ये भी बहुत सही समय है और बड़ा सही फैसला है उनका। और एक कांग्रेसी होने के नाते मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब कन्हैया जी हमारे साथ हैं। जी, लेकिन बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, खासतौर पर आरजेडी की तरफ से, और इन जो हमले हैं कन्हैया को लेकर के, जो असहज स्थिति आरजेडी में दिखाई दे रही है, उन्होंने कन्हैया कुमार की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक बयान को ही एक बेस बनाया, आधार बनाया और कहा कि जो पार्टी खुद डूब रही है उसमें आकर कन्हैया क्या बदलाव कर पाएंगे। और उन्होंने उस शब्द का जिक्र किया जो कन्हैया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया था कि कांग्रेस एक बड़ा जहाज है और इसे बचाना ज़रूरी है। तो क्या वाकई कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिसे बचाने के लिए कन्हैया आए हैं? नहीं, डूबता जहाज कांग्रेस नहीं है। उन्होंने कहा कांग्रेस एक बड़ा जहाज है और एक बड़े जहाज को बचाए रखना सबकी जिम्मेदारी होती है, पायलट की भी जिम्मेदारी होती है और सवार की भी जिम्मेदारी होती है। तो एक जिम्मेदारी बोध के साथ उन्होंने बात की कि एक बड़ा जहाज है
और ये बड़ा जहाज जब तक रहेगा, तमाम छोटे जहाज भी इससे फलते फूलते रहेंगे, और ये बड़ा जहाज जब तक रहेगा तो लोकतंत्र के डूबने का खतरा नहीं रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बातें कही थी। अब जो असहज लोग हैं वो कौन से लोग हैं? कांग्रेस के लोग तो असहज नहीं है ना, कांग्रेस तो उनका स्वागत कर रही है। तो बाकी हमारी पार्टी में आने से किसी दूसरे को ना तो फिक्रमंद होना चाहिए, ना किसी और को इसकी चिंता करनी चाहिए। सब अपनी अपनी पार्टी की चिंता करें और तमाम पार्टियां मिलकर भारत के लोकतंत्र की, भारत के आम आवाम की चिंता करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब भाजपा के लोग कांग्रेस की चिंता करने लगे, कांग्रेस के लोग, हमें नहीं चिंता करनी भाजपा की भाई, हमें देश की चिंता करनी है। तो अगर कोई असहज है तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि सहज रहिए, ठंडा पानी पीजिए, आराम से 8 घंटे की नींद लीजिए और कुछ सकारात्मक काम में खुद को लगाइए, तो ये असहज स्थिति दूर हो जाएगी। लेकिन असित जी, चिंता ना करने से काम चलेगा तो नहीं ना। कन्हैया कुमार ने जो 2019 में चुनाव लड़ा लोकसभा का, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी जिसने कन्हैया कुमार की हार को निश्चित किया, और वो था आरजेडी का प्रत्याशी। तो वो चिंता तो देखिए आरजेडी की है, वो तब से ही है। उनको लगता है कि अगर कन्हैया कुमार का प्रभाव बिहार में बढ़ता है, बिहार की सियासत में बढ़ता है, तो दिक्कत होगी लालू यादव के पुत्रों को। तो वो चिंता तो करेंगे। और अब वो जिस तरह से उन्होंने 2019 में कन्हैया के खिलाफ एक तरह से काम किया, अब क्योंकि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, अब वो बिहार में कम से कम तो आरजेडी कन्हैया के खिलाफ जाएगी ही जाएगी, कोशिश करेगी ही करेगी कि उनका प्रभाव, उनका व्यक्तित्व, उनका कद बढ़ ना पाए। मुझे लगता है कि ऐसा शायद वो लोग ना करें। देखिए, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक जमीन है, सबका अपना आधार होता है, सबकी अपनी शैली होती है। यहाँ पहले से युवा नेताओं में चिराग पासवान जी भी हैं, तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनकी अपनी राजनीति है। हमारे गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी हैं, उनकी अपनी राजनीति है, अपनी राजनीतिक सोच है। और कन्हैया कुमार जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया कुमार जी सिर्फ बिहार तक सीमित रहेंगे, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वो सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित रहेंगे। हम चाहेंगे कि बिहार में उनकी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल हम करें। हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि कन्हैया कुमार जी की वजह से कौन असहज हो जाएगा, कौन चिंतित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लिए जवाबदेह है, कांग्रेस पार्टी बिहार की जनता के लिए जवाबदेह है, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के लिए जवाबदेह तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अन्य लोगों की दुश्चिंताओं के लिए क्यों जवाबदेह होने जाए, राजनीतिक दुश्चिंताओं के लिए। जी, मुझे लगता है ऐसी कोई दुश्चिंता है नहीं, लेकिन अगर किसी को है भी तो हम उसकी फिक्र क्यों करें। आपने ये कहा कि सिर्फ बिहार में कन्हैया कुमार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बाकी जगह भी किया जाएगा, लेकिन चूंकि वो खुद बिहार से हैं, तो सबसे पहले तो सभी जो भी विश्लेषक हैं या फिर जो भी आकलन करेंगे कन्हैया कुमार की परफॉर्मेंस का, वो ये तो देखेंगे ना कि बिहार में उनकी वजह से या उनके आने से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ। हाँ, निश्चित तौर पर जो भी राजनीतिक पंडित हैं वो इसको इस लिहाज से देखेंगे और इसको देखना भी चाहिए। लेकिन कन्हैया कुमार जी के आने से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ लोकतंत्र में, ये तो तय होता है चुनाव के समय। चुनाव के समय क्या होगा, उसके नतीजे क्या आएंगे, इस संबंध में तो अभी कोई बातचीत हम कर ही नहीं सकते, थोड़ा वक्त लगेगा। संगठन के स्तर पर क्या कुछ होता है, तो संगठन किसी एक व्यक्ति का होता नहीं है और कोई एक व्यक्ति संगठन भी नहीं होता। तो सब लोग मिलजुल के इसको मजबूत करेंगे और पूरा मुझे भरोसा है कि कन्हैया जी निश्चित तौर पर हमारे लिए भी ताकत बनेंगे और हम उनके लिए ताकत बनेंगे। देखिए, सियासत या पॉलिटिक्स या सत्ता, ये सब नंबर गेम है, इसमें नंबर्स मैटर करते हैं। और अभी तक जो कन्हैया कुमार के से जुड़े हुए जो नंबर्स हैं, उनको अगर हम देखें तो वो है बेगूसराय के चुनाव का आंकड़ा। और कन्हैया कुमार के वहां पर कॉन्टेस्ट करने से बीजेपी का जो वोट था 2009 के मुकाबले, वो कई प्रतिशत बढ़ गया था। तो इसको आप किस तरह से लेंगे कि अभी आपने कहा कि चिंता कांग्रेस पार्टी को बीजेपी की नहीं करनी है या दूसरी पार्टियों की चिंता नहीं करनी है, लेकिन अल्टीमेटली कन्हैया कुमार के हक में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो ये साबित करेंगे कि वाकई वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगे? कन्हैया कुमार जी के बेगूसराय चुनाव की चर्चा बार बार हो रही है और इस चर्चा के साथ मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी वो इलेक्शन याद आता है जो माधवराव सिंधिया के खिलाफ वो लड़े थे और उनकी बड़ी बुरी तरह से हार हुई थी।
लेकिन उस हार ने अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति को खत्म नहीं किया था। उस हार ने अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक जमीन बड़ी कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी देश में एक बड़े नेता के तौर पर उसके बाद उभरे और उसके बाद तो लगातार उन्होंने चुनाव जीते ही। कन्हैया कुमार जी ने अपना पहला चुनाव लड़ा और जिस समय अपना पहला चुनाव उन्होंने लड़ा, एक पूरा प्रचार तंत्र उनको जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना और क्या क्या बताने में जुटा था। इस प्रचार तंत्र का हिस्सा दुर्भाग्य से हमारा मीडिया भी रहा, जिस मीडिया का हिस्सा मैं भी रहा हूं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस झूठ की पोल खुल गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, जिसके मुखिया अमित शाह हैं। और दिल्ली पुलिस जाके कोर्ट में कहती है कि जो नारे लगे, जो आवाज सुनाई दे रही है, वो नारे वहां लगे थे कि नहीं लगे थे, हमारे पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कन्हैया कुमार के खिलाफ हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वो डॉक्टर था, डॉक्टरेट था, वो चैनल ने चलाया था, हमने चैनल की खबर देख के एफआईआर दर्ज कर ली थी। तो ये तो अजीब अजीब कहानियां हैं। अब ये बेनकाब हो रहे हैं, इनका झूठ जो है ना देश के सामने आ रहा है। ये असर करेगा कि भाई लोग समझेंगे कि ये झूठे लोगों के हाथ में हमने सत्ता सौंप दी और उन झूठे लोगों ने पूरे देश में सिर्फ झूठ फैलाया और देश को गुमराह किया, छात्रों को, नौजवानों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, प्रोफेसर्स को बदनाम किया। देश भर की यूनिवर्सिटीज बदनाम हुई। हमारे जो गिने चुने यूनिवर्सिटी हैं सर, जहां विदेश से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, आप देखिए एक एक कर हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जादवपुर, इन सबको किस तरह से बदनाम किया गया। बीएचयू, एएमयू, जानबूझ के इनकी छवि इतनी खराब कर दी गई जो कि बाहर के लोग यहाँ आए ही नहीं। और पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में मैसेज गया कि भारत में जो यूनिवर्सिटी हैं वो आतंक के अड्डे हैं। तो पूरी दुनिया में भारत को इन लोगों ने बदनाम किया। ऐसे लोगों को लोग पहचान रहे हैं। और अगली बार मैं वही कह रहा हूं कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की चुनावी हार को भी हमें याद करना चाहिए। चुनाव सिर्फ कन्हैया ही नहीं हारे। जी अच्छा जी, ये बात जो अभी आपने कही, यही कुछ दूसरे शब्दों में कन्हैया कुमार ने भी कही कि जो मीडिया है वो सही चीज़ों को नहीं दिखा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात से शायद आप भी अग्री करें कि जितना कन्हैया कुमार को एक्सपोजर मीडिया ने दिया है, उसका कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के जो पॉलिटिकल जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाने में भी मीडिया का ही योगदान है और उसी मीडिया को वो कोसते रहते हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कन्हैया कुमार को एक्सपोजर इसलिए नहीं मिला कि कन्हैया कुमार एक बड़े ही अच्छे छात्र नेता थे। कन्हैया कुमार जेएनयू में थे, जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष कई लोग हुए। कन्हैया कुमार को एक्सपोजर इसलिए मिला कि कन्हैया एक तानाशाही हुकूमत से टकराने की हिम्मत रखते हैं। कन्हैया ने घुटने नहीं टेके, फर्जी मुकदमे हुए, कोर्ट में हमला हुआ, जेल भेजे गए, तमाम जुल्म सितम हुए, अभियान चला के बदनाम करने की कोशिश हुई, लेकिन कन्हैया ने घुटने नहीं टेके। कन्हैया को एक्सपोजर मीडिया ने इस संघर्ष के लिए नहीं दिया। मीडिया ने कन्हैया को सिर्फ बदनाम करने का जो अभियान चलाया, इससे कन्हैया कुमार को फायदा हुआ। मीडिया ने जो बदनाम करने का अभियान चलाया, जनता ने उस आदमी को अपना हीरो मान लिया, नेता मान लिया। और आज जो हम कहते हैं कि एक्सपोजर या कन्हैया का कद बड़ा हुआ, तो कद इसलिए बड़ा हुआ कि जो ये पेडिग्री मीडिया है, इसने भौंका तो अपने मालिक के लिए, खूब भौंका, लेकिन फायदा जो है उस गांव को हो गया, क्योंकि उसके भौंकने से गांव में चोर नहीं है। जी अच्छा, दूसरी बात ये कि जो इस वक्त कांग्रेस की स्थिति है, कई सारे जो स्टेट्स हैं उसके हाथ से निकल गए हैं, या तो निकल गए हैं या निकल रहे हैं, या फिर जहां पर उनकी सत्ता है भी वहां पर भी बहुत पॉजिटिव स्थिति नहीं कही जा सकती। अब जब कांग्रेस में जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार शामिल हुए तो उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा जोर इस बात का था कि इस वक्त जो देश में स्थिति है वो एक अर्जेंसी की स्थिति है। देश के जो लाखों करोड़ों युवा हैं उनको इस पार्टी के साथ आना चाहिए। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी का जो मिशन है उसमें साथ देना चाहिए। तो ये जो अर्जेंसी वाला फैक्टर बार बार निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साबित तो करता है कि वाकई इस वक्त कांग्रेस को मदद की जरूरत तो है, कांग्रेस की स्थिति खराब तो है। जो आपने कहा ना कि ये पूरी तरह से गणित का एक मामला है,
तो उसमें तो हम कमजोर हैं, इस बात को स्वीकार करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम भाजपा के लोग तो है नहीं कि झूठ बोले। सही बात है कि जो हार जीत का मसला है, जो संख्या बल का मसला है, उसमें हम कमजोर हैं। दूसरी जो बात है, जैसे पंजाब का जो प्रकरण है, जिस तरफ आप इशारा अभी कर रहे थे, सर 80 साल उम्र है कैप्टन साहब की, पार्टी को आगे भी तो चलाना है, नए लोगों को भी तो मौका देना है, नए नेतृत्व को भी तो मौका देना है। 80 साल का आदमी सत्ता का मोह नहीं त्याग रहा है, क्या तरीका है सर? ऐसे राजनीति होती है? क्या नहीं दिया है कांग्रेस ने उनको? बाकी कुछ तरफ भी अगर इशारा है तो सर आप देखिए, लगातार चुनाव हारने वाले भी राज्यसभा में बैठते रहे। आज जो नेतृत्व को कोस रहे हैं, उसी नेतृत्व ने उन्हें चुनाव हार के बाद भी राज्यसभा भेजा, लगातार बैठते रहे। आज कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि इन तमाम लोगों को राज्यसभा भेज सके, तो अब ये लोग नेतृत्व के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इन्हें इनसे यह पूछा जाना चाहिए कि भैया आप बताओ कि आपने कितने एमएलए जिता के कांग्रेस को दे दिए? लेकिन कांग्रेस ने तो आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल राज्यसभा दिया। आप बताओ ना, आपने कितने एमएलए जिता के, कितने एमपी जिता के दिए हैं कांग्रेस को? 80 साल के, 85 साल के लोगों का ये सत्ता मोह, ये अच्छी बात नहीं है। त्याग की भावना होनी चाहिए संगठन के लिए, नए लोगों के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। मैं अपने छोटे भाई के लिए, अपने भतीजे के लिए, बच्चों के लिए अगर त्याग की भावना नहीं रखूंगा तो एक दिन वो मुझे धकिया के घर से बाहर कर देंगे। ये त्याग की भावना जरूरी है आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन अफसोस हमें कि कई लोग ऐसे हैं जिनमें ये भावना नहीं आती है। मुझे लगता है कि 80-85 साल के लोग खुद उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए और नए को कहना चाहिए कि आओ भाई संभालो। लेकिन यहां तो ऐसा कुर्सी मोह है, अजीब स्थिति है सर। तो पार्टी तो आगे भी चलेगी ना, पार्टी तो किसी एक आदमी तक सीमित हो नहीं सकती कि आप जब तक जीवित हैं तब तक पार्टी है, बूढ़े बूढ़े होकर मर जाइएगा तो पार्टी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगली पीढ़ी को भी तैयार करना होता है, इसलिए अगली पीढ़ी को भी मौके दिए जाएंगे। जी नहीं, ये जो बात आपने कही मैं खुद इसका पक्षधर हूं कि जो पुराने लोग हैं उनको धीरे धीरे वक्त के साथ नए लोगों के लिए जो है सीट जगह छोड़नी चाहिए। लेकिन जब स्थिति ऐसी आ जाए कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप हटा रहे हैं और उनके बदले एक ऐसे व्यक्ति को ला रहे हैं जिसका हर तीसरे, चौथे, पांचवें दिन एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, और जो बात आपने कही कि त्याग की भावना होनी चाहिए उस व्यक्ति में, मैं नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रहा हूं, उन्होंने अभी पिछले 1 महीने में जो जो हरकतें की हैं, उनसे क्या आपको लगता है कहीं उनमें त्याग की भावना है? वो अपनी पोजीशन, अपनी ताकत, अपने लोगों को मंत्री बनवाने के लिए लगातार जुगत नहीं बढ़ा रहे, और अगर उनकी मन की नहीं हुई तो वो इस्तीफा देके बैठ गए? देखिए, कैप्टन साहब ने जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद चन्नी साहब को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया, सिद्धू जी को नहीं बनाया गया। सिद्धू जी के बयानों से पार्टी को नुकसान हो रहा है, ये स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और मुझे लगता है कि पार्टी का एक एक ईमानदार कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार करेगा कि इस तरह की गतिविधियों से पार्टी का नुकसान होता है। और मुझे लगता है कि सिद्धू जी भी ये बात समझ रहे होंगे कि इससे चुनाव सिर पर है और इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है, ये बात सिद्धू जी भी समझ रहे हैं। और अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि पार्टी उनके बारे में जल्दी ही कुछ समझ ले। जी, तो आपको क्या लगता है अभी जो घटनाक्रम देखने को मिले हैं, चाहे किसान आंदोलन को हो या फिर कांग्रेस के अंदर जो भी चीज़ें अब तक हुई हैं, पंजाब में 2022 में होने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें इन सभी चीज़ों ने कांग्रेस का कितना नुकसान किया है? क्योंकि हमें याद है कि अब से करीब 4 या 6 महीने पहले हम सभी ये मान रहे थे, मीडिया के लोग जितने भी हैं या हम भी, हमारे भी जो भी सर्कल में चर्चाएं होती हैं कि कांग्रेस श्योर शॉट पंजाब में वापसी करेगी। लेकिन अब हम ही लोग और आप जैसे ही लोग अभी उस स्थिति से बिल्कुल अलग सोच रख रहे होंगे। साफ लग रहा होगा कि वो स्थिति तो नहीं है जो 4 महीने पहले थी। नहीं, देखिए, कांग्रेस वहां वापसी कर रही है। आम जो मतदाता है ना, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सिद्धू साहब में और कैप्टन साहब में क्या बातें चल रही हैं। आम मतदाता सिर्फ ये देख रहा है कि कांग्रेस की सरकार रही तो उसने क्या किया और उसका विजन क्या है, और आगे वो सरकार आएगी तो हमारे लिए क्या करेगी। जो पिछली सरकारें रही हैं उन लोगों के समय क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, तो आम आदमी बस ये देख रहा है। और आम आदमी ये देख रहा है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो किसानों का पक्षधर है। पंजाब का जो बड़ा हिस्सा है ना, वो किसानों का हिस्सा है। तो आम आदमी ये देख रहा है कि भाई कांग्रेस ने हमेशा किसानों के भले के लिए काम किया,
तो किसानों का हक इसमें सुरक्षित है। एक जो वहां दूसरा वर्ग है वो व्यवसायियों का है, कारोबारियों का है। तो वो भी ये देखते हैं कि कारोबारियों का ख्याल कांग्रेस ने ही हमेशा रखा, मिडिल क्लास का ख्याल कांग्रेस ने ही हमेशा रखा, नौकरी पेशा लोगों का ख्याल कांग्रेस ने ही हमेशा रखा, जो सबसे निचले वर्ग के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनका ख्याल कांग्रेस ने हमेशा रखा। वहीं के ज्ञानी जैल सिंह जी थे, जिनको कांग्रेस ने राष्ट्रपति भी बनाया। तो वहां के लोग देख रहे हैं, बूटा सिंह जी को, जो सिख समुदाय से आते थे, दलित समुदाय से दोनों लोग थे ये, उन्हें बनाया, चन्नी साहब को बनाया, वो भी दलित है। तो ये सब लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस सबसे पीछे खड़े आदमी का ख्याल रखती है। कांग्रेस किसानों, मजदूरों, कामगारों, नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों, किसानों, सबका ख्याल रखती है, मध्यम वर्ग का ख्याल रखती है। तो लोग ये सोच के वोट करते हैं। लोग ये सोच के वोट नहीं करते कि दो नेता आपस में मनमुटाव है, आपस में लड़ रहे हैं, तो इनको वोट करना है कि नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचते लोग। एक बार फिर से बिहार की तरफ हम बात करते हैं। बिहार में अब आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और उसका फायदा खास तौर पर कांग्रेस को हुआ भी था। अभी जो स्थितियां हैं, कन्हैया कुमार के आने के बाद जो गठबंधन, जो महागठबंधन रहेगा, उस पर क्या असर पड़ेगा और किस तरह से अब आगे चुनाव में, अगले चुनावों में ये आरजेडी और कांग्रेस जाएंगी? सर, बड़ा स्पष्ट है कि देश में जो कम्युनल फोर्सेस हैं, अगर उनको रोकना है तो जो लोग भी रोकना चाहते हैं उन्हें कांग्रेस के साथ ही आना होगा। देश के स्तर पर इस कम्युनल फोर्स को रोकने की ताकत, इस कम्युनल फोर्स को रोकने की धुरी कांग्रेस है और इसके साथ आना पड़ेगा। यह सिर्फ बिहार का मसला नहीं है, पूरे देश का मसला है। कांग्रेस अकेले राष्ट्रीय स्तर पर इन कम्युनल लोगों से लड़ रही है, इन सांप्रदायिक लोगों से लड़ रही है। तो ये सिर्फ राजद का मसला नहीं है कि बिहार में राजद हमारे साथ है या यूपी में कौन हमारे साथ होगा। और जो हमारे साथ नहीं होगा, दरअसल वो कांग्रेस की मदद कर रहा होगा, वो सेकुलर होने का ढोंग कर रहा होगा, जो इन राष्ट्रघातियों की मदद कर रहा होगा, ये ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो लोग भी सेकुलर लोग हैं वो कांग्रेस के साथ ही होंगे, ये पूरा भरोसा है मुझे। और कन्हैया जी तो है ही बड़े ही सेकुलर आदमी हैं, तो उनके आने से सबको फायदा होगा, इन तमाम लोगों को फायदा होगा। जी, और उत्तर प्रदेश के बारे में आपका क्या अभी आकलन है? क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, क्या संभावनाएं लग रही हैं? जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो पूरा किसानों का बेल्ट है, वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ है, स्पष्ट है, ये बीजेपी का सुपड़ा साफ है। और जो हम कह सकते हैं झांसी और वो, मतलब जिसे बुंदेलखंड कहा जाता है, तो बुंदेलखंड का जो यूपी वाला हिस्सा है, वहां भी बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। बीजेपी अवध प्रांत में थोड़ी लड़ाई में दिख रही है और पूर्वांचल में बीजेपी कुछ जगहों पर लड़ाई में दिख रही है। तो जो एक बड़ा हिस्सा है यूपी का, वहां बीजेपी कमजोर है, पश्चिमी यूपी में, और बुंदेलखंड का जो इलाका आता है उसमें बहुत कमजोर है बीजेपी। जो अवध का प्रांत है, वहां थोड़ी समाजवादी पार्टी से वो लड़ती भिड़ती दिख रही है, और पूर्वांचल में सीधे कांग्रेस से उसकी टक्कर है, और बहुत कम जगहों पर सीधी टक्कर है, ज्यादातर जगहों पर तो मुकाबले से बहुत पीछे है। चलिए, आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपने सभी मुद्दों पर बात की और हमने आज पहली बार आपसे बात की है। इनफैक्ट मैं इस चैनल पर लाइव या जो भी डिस्कशंस है वो करता नहीं हूँ अभी तक। मैंने सिंपल नॉर्मल जो भी कंटेंट डाला है वो सिंपल वीडियो फॉर्म में डाला है। तो ये पहली हमारी बातचीत थी और मुझे लगा कि अपने पुराने मित्र को याद किया जाए, तो मैंने इसलिए आपको याद किया। तो एक शुरुआत की है, उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की और चीज़ें इस चैनल पर होंगी और असित जी का हम सहयोग लेते रहेंगे आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया असित जी, हम आगे भी आपका सहयोग लेंगे। आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।